अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन के चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हमारा आज का चैप्टर है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज से मुराद है कि हम जो गैसेस जिनको अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और जिन गैसेस को अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं वो क्यों करते हैं और ये तबादला, ये एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है। आप सबको पता है कि हमें जीने के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत है, हमारे सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और हमारे सेल्स को इम्पॉर्टेंटली एक गैस की ज़रूरत है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है और हम सांस लेने के दौरान उस ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक दूसरी गैस है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी हवा में भी पाई जाती है, कम मिकदार में पाई जाती है, लेकिन ये जब हमारे जिस्म में भी बनती है तो इसको सांस बाहर निकालने के दौरान जिस्म से खारिज किया जाता है। अब सबसे पहले तो हमने बात करनी है गैशियस एक्सचेंज में, जो आपके टॉपिक का पहला हिस्सा है यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने उसको बोर्ड पर भी उसकी मेन जो पॉइंट्स हैं वो बना लिए हैं। बहुत आसान है। टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। क्योंकि तमाम दुनिया भर के जो जानदार हैं वो दो मीडियम्स में रहते हैं। या तो वो ज़मीन पर रहते हैं तो सांस लेने के लिए उनका जो मीडियम है वो हवा है, एयर, और वो जानदार जो पानी में रहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स कहलाते हैं, तो वो हवा से सांस नहीं ले सकते और उनको सांस लेने के लिए पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है और पानी में से ऑक्सीजन जो है वो हासिल करनी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि गैस एक्सचेंज के लिए हाउ मेनी मीडियम्स? देयर आर 2 मीडियम्स, एयर एंड वाटर, अगर ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सके। अब दोनों तरह के जानदार अपने अपने मीडियम में रहते हैं और बेस्ट तरीके से वहां पर ऑक्सीजन को हासिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। लेकिन अगर हम एयर और वाटर का आपस में मवाजना करें, कंपैरिजन करें, तो मालूम ये होता है कि एयर इज अ बेटर मीडियम फॉर गैशियस एक्सचेंज एज कंपेयर टू वाटर। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। क्या वजूहात हैं? वजूहात जो है उसमें से कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर आप ये सारे बात जानते हो कि हवा मखसूस गैसों का मजमू है, तो इसमें कुछ और तनासुब से गैसेस पाई जाती हैं और पानी में जो गैसेस का तनासुब है वो कुछ और है। इसके अलावा पानी में हलशुदा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हवा में नहीं होती। सो ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर इज मच हायर देन ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर हम एक ही मिकदार में पानी और हवा को किसी कंटेनर में लें और इसमें चेक करें कि ऑक्सीजन कितनी है, तो दोनों में फ़र्क होगा ऑक्सीजन का। हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और पानी में उसके मुकाबले में ऑक्सीजन कम होगी, तो ये फ़र्क आ गया कंटेंट का। A liter of water cannot contain even 10 ml of oxygen, whereas oxygen content of fresh air is about 200 ml per liter. अगर मैं 1 लीटर पानी और 1 लीटर हवा एक कंटेनर में डालती हूँ और मैं इसमें से चेक करती हूँ कि इसमें ऑक्सीजन कितनी है, तो हमें फ़ायदा वहाँ मिल रहा होगा जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा पाई जाएगी। तो कहा यह जाता है कि अगर आपने एक लीटर पानी और हवा दोनों का लिया तो मालूम होता है कि 1 लीटर पानी में 10 ml से भी कम ऑक्सीजन है, लेकिन 1 लीटर हवा में 200 ml से तकरीबन ज़्यादा या 200 ml एटलीस्ट ऑक्सीजन ज़रूर है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो हवा में ज़्यादा है, पानी में कम है। उसके बाद आ जाती है बात कि ऑक्सीजन किस जगह से ज़्यादा जल्दी तरीके से डिफ्यूजन के अमल से हासिल की जा सकती है, क्योंकि डिफ्यूजन का आपको पता है वो प्रोसेस है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जो है वो खुद ब खुद जाते हैं और इसके लिए एनर्जी एक्सपेंड नहीं करनी पड़ती। तो जनाब देखा यह गया है कि जी ऑक्सीजन जो है वो 8000 गुना ज़्यादा तेज़ी से हवा से हासिल की जाती है एज़ कंपेयर टू वाटर। अब जब हम ब्रीदिंग करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं, हम अपने फेफड़ों के अंदर हवा लेकर जाते हैं, तो हमारे फेफड़ों के अंदर जाकर गैसेस का एक्सचेंज होता है और जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं वो पानी के ज़रिए इसी प्रोसेस को करते हैं। तो पानी के ज़रिए वेंटिलेशन, यानी हवा तो नहीं, जो है उसमें हवा तो नहीं अमल दखल होगा, बल्कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो पानी की होगी वो उसको वो हासिल करेंगे, जो कि एक मुश्किल काम है क्योंकि पानी जो है वो एक डेंसर मीडियम है, यानी ये कसीफ ज़्यादा है, इसमें और कंपाउंड्स बहुत सारे हैं और आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है वो मैस और वॉल्यूम के मुताबिक जो है वो किसी भी चीज़ की होती है। इसके अलावा
कोई भी चीज कितनी विस्कस है, थिक कितनी है, तो पानी एयर के मुकाबले में 50 गुना थिक है, और थिक चीज से गैसेस को एक्वायर करना एक मुश्किल टास्क है एज कंपेयर टू दूसरा कोई भी मीडियम अगर ले लिया जाए। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को देखें तो हमें मालूम होता है कि ओवरऑल सारा कंपैरिजन करने के बाद पता चलता है कि एयर इज बेटर मीडियम देन वाटर। अब बात कर लेते हैं अगली हेडिंग की, जो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों में भी गैसियस एक्सचेंज होता है, पौधे भी सेल्स से मिलकर बने हैं, लेकिन ये अलग बात है कि इनका प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, जिसमें ऑर्गन्स हों, जिसमें लंग्स हों या जिसमें गिल्स हों। जैसे आप मछलियों में देखते हैं गिल्स हैं, जिसकी वजह से मछलियाँ पानी के अंदर से जो है वो ऑक्सीजन हासिल करती हैं और जिंदा रहती हैं, जबकि हम ह्यूमन बींग्स, हमारे जैसे बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, उनमें लंग्स होते हैं। तो पौधों में एयर स्पेसेस इनके सेल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। ये वो खाली जगह होती है जहां से गैसेस का तबादला हो सकता है। मिसाल के तौर पर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हासिल किया जा सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा पौधों में छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं और इन ओपनिंग्स को कहते हैं स्टोमा। ये जो स्टोमा है ये गार्ड सेल्स की वजह से बनते हैं। गार्ड सेल्स किडनी शेप के, बीन शेप के 2 सेल्स होते हैं जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। जब ये किडनी शेप के या बीन शेप के सेल जो हैं ये इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ इस तरह से बंद हो जाते हैं कि दरमियान में कोई गैप नहीं रहता, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और जब गार्ड जो सेल्स हैं इनमें चेंजेस आते हैं, पोटेंशियल वगैरह का चेंज आता है, जिसमें पोटाशियम आयन का भी बड़ा रोल होता है और इसको हमने आगे पढ़ना भी है। तो इनके दरमियान में छोटा सा ओपनिंग पैदा होती है और यही ओपनिंग हमारी जो है वो स्टोमेटा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ गार्ड सेल्स है, यहाँ पर भी गार्ड सेल्स है, देयर इज नो स्टोमा, और यहाँ स्टोमा मौजूद है। यानी गार्ड सेल्स की एक्टिविटी से स्टोमा बंद होता है और खुलता है। स्टोमा क्योंकि बहुत सारे होते हैं प्लांट्स में, तो हम प्लूरल में ये वर्ड यूज करते हैं स्टोमेटा। इसके अलावा दरख्तों में जो पुरानी छाल होती है जिसमें कॉर्क बनती है, ये इंशाल्लाह ताला आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि वो कैसे बनती है। ये डेड सेल्स की एग्रीगेशन होती है, कैम्बियम एक टिश्यू पाया जाता है, उसकी एक्टिविटी से बनती है। यहाँ पर भी छोटी छोटी ओपनिंग्स जो है वो प्लांट की बॉडी में पाई जाती हैं और ये स्लिट शेप की होती हैं। स्लिट शेप इस शेप को कहते हैं। तो ये स्लिट शेप की ओपनिंग्स आप जो देख रहे हैं उनको लेंटिसेल्स बोलते हैं। इन लेंटिसेल्स की मदद से भी बहुत सारा गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे सारे सरसब्ज पौधे हैं ये क्या करते हैं, ये तीनों तरीकों से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, एयर स्पेसिस के थ्रू, स्टोमा के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू। और जो स्टोमेटा है ये सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में पौधों में पाए जाते हैं। पत्तों में जो है सरफेसेस पौधे के अंदर पत्तों में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि एक पत्ते में अगर आप 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को भी आप देख लीजिए, जैसे ये पत्ता है और इसमें अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ये है, तो इसमें आपको तकरीबन 12,000 स्टोमेटा नज़र आएंगे। और ये मिसाल दी गई है तंबाकू के पौधे की। मुख्तलिफ पौधों में स्टोमेटा की जो तादाद होती है पर स्क्वायर सेंटीमीटर वो मुख्तलिफ होती है, लेकिन सबका काम यही होता है कि जनाब इसकी मदद से पौधे को गैसियस एक्सचेंज जो है वो उसमें हेल्प आउट करवाई जाए। तो तमाम चीज़ें जो कि वर्कआउट कर रही हैं, यानी एयर स्पेसेस, स्टोमा एंड लेंटिसेल्स, इनका मेन मकसद है कि पौधों को फ्रेश सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दी जाए जिसको पौधा इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस में, और फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी जाए जो कि पौधा सांस लेने के दौरान इस्तेमाल करता है। ये अलहदा बात है कि फोटोसिंथेसिस में भी ऑक्सीजन बनती है, कुछ एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती है, कुछ को पौधा रेस्पायर करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा करता है उसको एनवायरनमेंट में बहुत कम मिकदार में छोड़ता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो फोटोसिंथेसिस में भी इस्तेमाल कर लेता है। इस तरह से पौधा अपनी जो गैसियस एक्सचेंज है उसको करता है। अब आगे जो हमने लास्ट इसका हिस्सा पढ़ना है, जो कि आपका टॉपिक है, आपकी बुक में बहुत सारे आपके टॉपिक से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, इसलिए मैं उनका तज़किरा नहीं करती ताकि आपको कन्फ्यूजन से बचाया जा सके। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस है जो किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हो या वैसे किसी
बॉडी का हिस्सा हो, टिश्यू का हिस्सा हो, जो कि गैशियस एक्सचेंज करने में मदद दे, जिसके थ्रू हम गैशियस एक्सचेंज कर सकें। अब ये रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए या क्या होती हैं जिसकी वजह से वो ये काम सरअंजाम देती हैं? 5 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 लार्ज सरफेस एरिया, नंबर 2 मॉइस्चर, नंबर 3 थिन एपिथेलियम, नंबर 4 वेंटिलेशन, नंबर 5 कैपिलरी नेटवर्क। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, लार्ज सरफेस एरिया। जितना किसी भी सरफेस का एरिया एक्सपोज्ड होगा टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, उतना ही गैसेस को अंदर खींचना और बाहर निकालना आसान हो जाएगा। इसीलिए सरफेस एरिया और किसी चीज का हुजम कैसा है, ये दोनों बड़े डिपेंड करते हैं कि कैसे गैसेस एक्सचेंज में ये हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ आ जाता है अगला पॉइंट 2 मॉइस्चर। अगर किसी चीज के बाहर पानी थोड़ा सा मौजूद है जिसकी वजह से ये सरफेस गीली हो गई है, मॉइस्ट हो गई है, तो गैसेस को डिसॉल्व करके अंदर हासिल करना आसान है बनिस्बत ड्राई सरफेस के। तो मॉइस्चर होना अच्छी बात है जो कि हेल्प करती है, रेस्पिरेटरी सरफेस की वर्किंग को बढ़ाती है। पॉइंट नंबर 3 एपिथेलियम। आपको पता है कि एपिथेलियम एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बनने वाली लेयर होती है और ये हर जानदार के जिस्म में बाहर की तरफ पाई जाती है। जितनी एपिथेलियम थिन होगी इतनी ये आसानी से ऑक्सीजन को हासिल कर सकेगा, डिफ्यूज कर सकेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ डिफ्यूज कर सकेगा। पतली चीज से चीजों का तबादला आसान होता है, मोटी चीजों से चीजों का तबादला मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कैरेक्टर बताया गया है कि द एपिथेलियम विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स शुड बी थिन। इसलिए अमूमन एपिथेलियम जो होती है वो एक सेल की लेयर पर मुश्तमिल होती है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा एपिथेलियम में आप देखते हैं कि 2 तहें सेल्स की होती हैं, लेयर्स जो हैं वो सेल्स की होती हैं और वो ये काम सरअंजाम देती हैं। ये मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं, ये मैंने 1 लेयर बनाई है। अगला पॉइंट आ जाता है वेंटिलेशन। आपकी बुक में इसको 3 कहा गया लेकिन मैंने यहाँ मॉइस्चर को अलहदा बना दिया है क्योंकि मेरा ख्याल है इसको अलहदा बना देनी चाहिए हेडिंग। वेंटिलेशन का मतलब है कि हवा का वहां गुजर कैसा है और दोनों जगह यानी जिस चीज के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करना है और जिस मीडियम के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करना है उनके दरमियान में कंसंट्रेशन का फर्क क्या है। तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट भी मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर इस टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन पहले ही ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन को इतने आराम से डिफ्यूज इन नहीं करेगा, क्योंकि डिफ्यूजन तब होती है जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह खुद ब खुद जाते हैं और एनर्जी हमें एक्सपेंड नहीं करनी पड़ती। और अगर ये फर्क बढ़ जाएगा तो आराम से ऑक्सीजन को अंदर खींचना पड़ेगा। इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के अंदर ज्यादा हो जाएगी और बाहर कम रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद ब खुद आराम से डिफ्यूज आउट हो जाएगी और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट और एनर्जी जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एनर्जी हमारी कंजर्व हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो वेंटिलेशन है वो अच्छी हो। उसके बाद लास्ट आ जाती है कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क का मतलब क्या है? यानी कैपिलरीज उस एरिया के साथ ज्यादा एसोसिएटेड हो। आपको पता है कि कैपिलरीज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये सबसे थिन ब्लड वेसल्स होती हैं और ये एक लेयर सेल से मिलकर बनती हैं और ये टिश्यू के अंदर सेलुलर लेवल पर जो गैसेस हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फराहम करने का बाइस बनती हैं थ्रू ब्लड। अमूमन जिस भी चीज में कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो ज्यादा होगा वहां पर गैसियस एक्सचेंज ज्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फर्क मेंटेन रहेगा। तेजी से जो गैसेस अंदर आ रही होंगी कैपिलरी नेटवर्क उसको सेपरेट करता चला जाएगा, जिसकी वजह से मजीद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो स्टेडी रहेगा और दोनों तरह की जो गैसेस हैं हमारे लिए, जानदारों के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका एक्सचेंज आसान होगा। तो इसके साथ ही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला टॉपिक आज खत्म होता है।